रोहिणी और नमित की शादी को 10 साल पूरे होने को थे। दाम्पत्य के इस मोड़ पर रोहिणी द्वारा तलाक के लिए अर्जी देना सबको अचंभित कर रहा था। कभी तलाक नमित ही चाहता था और रोहिणी किसी शर्त पर उसे तलाक देने के पक्ष में नहीं थी। 2 साल तक रोहिणी की शादी के लिए लड़का तलाश करने के बाद जब नमित के पापा ने मनचाहा दहेज देने के लिए रोहिणी के पापा द्वारा हामी भरे जाने पर शादी के लिए हाँ की, तो एक बेटी के मजबूर पिता के रूप में रोहिणी के पिता रमेश बेहद खुश हुए। अपनी समझदार खुददार बेटी रोहिणी की शादी नमित के साथ करके रमेश अपनी सारी जिम्मेदारी इतिश्री समझकर पत्नी के साथ गंगा स्नान को निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली को लोगों की कैसी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी में चेहरे मुहरों पर लोगों द्वारा छींटा काशी तो आम बात है, लेकिन जब पति भी अपनी पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट न हो तो पत्नी के लिए लोगों के शब्द बाणों का सामना करना बड़ा मुश्किल लगता है। रोहिणी की सोच से बेहद मजबूत किस्म की लड़की थी। धीरे धीरे तानों उल्हानों को नज़रअंदाज करते हुए उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कुछ महीने बाद शादी के पहले शिक्षक के लिए दी गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें रोहिणी का चयन हुआ और रोहिणी एक शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ गई। इस खुशखबरी और रोहिणी के अच्छे व्यवहार से उसके प्रति घर वालों का नज़रिया बदल गया। नमित भी अब रोहिणी से खुश रहने लगा था। पैसा अपने अंदर किसी के प्रति किसी का नज़रिया बदलवाने का खूबसूरत फायदा रखता है, यही अब उस घर में दृष्टिगोचर हो रहा था। शादी के 5 साल पूरे होने को थे और रोहिणी की गोद अभी तक सूनी थी। यह बात आसपास और परिवार के लोगों को खटकने लगी थी, तो नमित तक भी यह खटकन पहुंचनी ही थी। शुरू में नमित ने मां को समझाने की कोशिश की, पर दादी शब्द सुनने की उम्मीद ने एक बेटे के समझाते हुए शब्दों के सामने अपना पलड़ा भारी रखा और नमित की मां इस जिद पर अड़ी रहीं कि अब तो उन्हें एक पोता चाहिए ही चाहिए। आखिर कब तक कहते हैं कि अगर किसी बात को बार बार सुनाया जाए तो वही बात हमारे लिए सच्चाई सी बन जाती है। ठीक उसी तरह लोगों के द्वारा रोहिणी के मां ना बनने की बात सुनते सुनते नमित को लगने लगा कि अब रोहिणी को मां बनना ही चाहिए और उसके दिमाग पर भी पिता बनने की ख्वाहिश गहराई से हावी होने लगी। उसने रोहिणी से बात की और उसे चेकअप के लिए ले गया। रोहिणी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बावजूद काफ़ी कोशिश के बाद भी वह पिता नहीं बन सका। अब रोहिणी भी नमित पर दबाव डालने लगी कि उसकी भी रिपोर्ट नॉर्मल है तो एक बार उसे भी चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन नमित ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसके अनुसार उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। माँ चाहती थी कि नमित रोहिणी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। वह खुलकर तो माँ की बात का समर्थन नहीं कर रहा था, पर उसके अंतर्मन को कहीं ना कहीं अपनी माँ का कहना सही लग रहा था। एक पति पर पिता बनने की ख्वाहिश पूरी तरह हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्मीद की किरण लुप्त सी होने लगी थी। अब उस घर में सब चुप चुप से रहने लगे थे। खासकर रोहिणी के प्रति सभी का व्यवहार कटा कटा सा था। घर वालों के रूखे व्यवहार ने रोहिणी को भी काफ़ी चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन नमित ने रोहिणी को समझाने की कोशिश की, देखो रोहिणी, वंश चलाने के लिए एक वारिस की ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस घर को कोई वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो और यकीन रखो, तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हमारा रिश्ता कागज़ के चंद टुकड़ों का मोहताज कभी नहीं होगा। भले ही हम कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं हैं, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। नाम के लिए कागज़ पर मेरी पत्नी मेरे साथ काम कर रही रोजी होगी, परंतु उससे शादी का मेरा मकसद बस औलाद प्राप्ति होगा। तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं उससे शादी कर सकता हूँ, पर तुम तो जानती हो कि हम दोनों की सरकारी नौकरी है और बिना तलाक शादी करना मुझे परेशानी में डालकर मेरी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो नमित? मुझे लगता है कि कमी तुम में ही है। एक बात कहूँ, तुम निहायत ही दोगले इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे एक बेहद घटिया और कायर इंसान छिपा है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें किसी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना हो कर लो। सारी परेशानियों को सहते हुए मैं इसी परिवार में रहकर तुम सबके दिए कष्टों को सहकर तुम्हारे ही साथ अपने बेडरूम में रहूंगी। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती और तलाक तो तुम्हें देना ही होगा।
मुझे इस खानदान के लिए वारिस चाहिए, चाहे वह तुमसे मिले या किसी और से। अगर तुम सीधे सीधे तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मैं तुम पर मेरे परिवार वालों को परेशान करने और बदचलनी का आरोप लगाऊंगा। नमित के शब्दों का अंदाज बदल चुका था। कुछ दिन बाद नमित ने कोर्ट में रोहिणी पर इल्ज़ाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब रोहिणी बिल्कुल चुप सी रहने लगी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पर कब्जा नहीं छोड़ने के लिए अपने फैसले पर अडिग थी। प्रकृति की लीला तो देखिए, 2 महीने बाद ही उसे पता चला कि कुदरत ने उसकी गोद भरने की तैयारी कर ली है। यह खबर मिलते ही नमित ने तलाक की दी हुई अर्जी वापस ले ली। उसके अगले ही दिन रोहिणी अपना बैग पैक करके मायके चली गई। सारी बातें सुनकर माता पिता ने समझाने की कोशिश की कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह की जिद सही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं जल्दी ही कहीं और रूम लेकर रहने चली जाऊंगी। आप लोगों पर ज़्यादा दिन बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बेटी से इस तरह की बातें सुनकर दोनों चुप हो गए। अगले दिन शाम को बेल बजने पर रोहिणी ने दरवाज़ा खोला। सामने नमित था। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तब तक रोहिणी के माता पिता भी आ चुके थे। बात की शुरुआत नमित ने की। रोहिणी, भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी गोद में जल्दी ही एक खूबसूरत उपहार देने वाले हैं, तो तुम अब यह सब क्यों कर रही हो? जब मैंने तुम्हें तलाक देना चाहा था तब तो तुम किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं थी। फिर अब क्या हुआ? अब जब सब कुछ सही हो रहा है, सब ठीक हो जा रहा है, तो इस तरह की जिद का क्या मतलब? नमित, तुम्हें क्या लगता है यह बच्चा तुम्हारा है? तो मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरे कलीग सुभाष का है, जो इस तलाक के बाद जल्दी ही मुझसे शादी करने वाला है। तुमने मुझ पर चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाए थे ना? मैंने तुम्हारे लगाए हर उन आरोपों को सच करके दिखा दिया और साथ ही यह भी दिखा दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तुम में है। तुम एक अधूरे मर्द हो जो अपनी कमी से पनपी कुंठा अब तक अपनी पत्नी पर उड़ेलते रहे। विश्वास ना हो तो जाकर अपना चेकअप करवाओ और फिर जितनी चाहें उतनी शादी करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए उन सारे जख्मों को मैं भुला देती अगर बस तुमने मेरा साथ दिया होता। औरत को बच्चा पैदा करने के मशीन मानने वाले तुम जैसे मर्द मेरे तलाक नहीं देने के उस फैसले को मेरी एक छत पाने की लालसा समझते रहे और मैं उसी छत के नीचे रहकर अपने ऊपर होते अत्याचारों की आंच पर तपती चली गई, अंदर से मजबूत होती चली गई। ऐसे में मुझे सहारा मिला सुभाष के कंधों का और उसने एक सच्चा मर्द बनकर सही मायने में मुझे औरत बनने का सौभाग्य दिया। अब तुम्हारे द्वारा लगाए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा करके तुमसे तलाक लूँगी और तुम्हें मुक्त करूँगी इस अनचाहे रिश्ते से। तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए जो तुम्हारे ख़ानदान को तुमसे वारिस दे सके, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। अब तुम जा सकते हो, कोर्ट में मिलेंगे। बिना नमित के उत्तर की प्रतीक्षा किए रोहिणी उठकर कमरे में चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।